घटना चक्र ये जीएस है, ये पॉइंटर्स है, 1 पॉइंट लाइनर्स है। ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन सार सार है। ठीक है ना। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या है कि पर्यावरण एवं सतत विकास लक्ष्य 2020, सतत विकास लक्ष्य 2020। भारत वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और जीवों में से जैव मंडल जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे। भूमि, जल, वायु और पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को अंतः संबंधित होगी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है गरीबी कम करना। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। पर्यावरण बनता है ठीक है ना, जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों और जैव घटकों से। पर्यावरण में कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर्पीढ़िगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वह है कुल 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को। देखो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। प्राकृतिक पूंजी और प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है नागपुर में। नीरी क्या कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई थी 1972 में। यूएनईपी में के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सॉल्वे, अभी के नहीं है, पहले के हैं। ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 को। एनईए नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में।
ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस जो है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। इको मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है। इको मार्क प्रमाण पत्र पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। इको मार्क धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य पंजाब है। प्राकृतिक वनस्पति का सही सूचकांक जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए तो उन कार्यक्रमों को नाम दिया गया था एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण। नाइट्रोजन 78% है वायु में, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन 0.08% इत्यादि से पाई जाती है वायुमंडल में। नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वो रेडॉन है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी वो है ऑक्सीजन। वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है वायु का प्रदूषण। पृथ्वी में के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन जैव पदार्थों का अपचय और ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट और हीरे में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। प्रकाश संश्लेषण अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों को विभक्त करती है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुए थे स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक थे W.M. एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक थे W.M. एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन पाइप आयोजित हुआ था 1997 में। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा JEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है। GEF विशेष जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी। COP7 की बैठक मार्राकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष हैं नाओकी इशी। देखो 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था जो रियो 5+5 और पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणीय विकास। वैज्ञानिक अर्थविदों और सिविल सेवकों और व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। क्लब ऑफ रोम अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्कॉटहोफ सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया है जिसमें सम्मिलित देश ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिससे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं।
पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (ईपीएफ) को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो छाता विधान है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे अनुवांशिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशा भित्ति मुलायम मुख्यतः बनी होती है। सेल्यूलोज की मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। इसका जो मूल रोम होता है मिट्टी में चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पर्यावरण के अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। देखो शब्द रखे जाएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोबल स्कैन ने ग्लोबल स्कैम ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया था। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरण के रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि पर्यावरण अनुकूल और दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वो है कि शासन मिश्र शासन और कार्बनिक खाद्य और नाइट्रोजन औद्योगिकीकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्में। देखो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है मासानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है मासानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया गया ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए इसमें क्या है कि 10% पारिस्थितिकी हो गया, 10% नियम संबंधित है ऊर्जा के खाद्य के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में। 10% का नियम संबंधित है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचने में। जीवों से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र भूदृश्य। स्वयं पोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी स्तर के उत्पादन के संदर्भ में द्वितीय उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर के पश्चात घटती है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और जैविक भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है और इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, ये एक वन तंत्र होता है, ये सही नहीं है उसके बारे में। देखो परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं परितंत्र इकोसिस्टम का। कृत्रिम परितंत्र है खेत। कृत्रिम परितंत्र जो है वो है खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत, ठीक है ना। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके कारण बर्रों और मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों के स्पर्श समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया था। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये बताता है अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है, ये बताता जाता है यूजीन ओडम ने।
देखो, घास स्थल, वन और मरुस्थल उदाहरण स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। झील, नदी और समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा उसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए विधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। पारिस्थितिकी कर्मता होती है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सामुद्रिक है। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सामुद्रिक है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है लगभग 97% भाग। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल और भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटना। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है ये बताया जाता है। यूजीन ओडम ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई 1935 में। एजी टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस या माइक्रोकॉस्म कहा। कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त होता है। सर्वाहारी को ओमनीवोरस को पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संगठक नहीं है। वायु पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। अपघटक के वे जीव होते हैं जो अक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ने और अपघटक हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु और गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ और भूमिका अदा करते हैं। अपघटकों की प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं फूड। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं खास बकरी और मानव। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वो है तालाब। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वो है तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों की इकाई क्षेत्र में उपस्थिति जीव भार के रेखा चित्र निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र को डीडीटी का समावेश होने के बाद किसी एक जीव में उसका संभव अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित करता है सांप। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उसको ऊतकों को जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर श्रेणी में आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। पौधे हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। यूकेलिप्टस जो होता है ये बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है, बहुत पानी लेता है जिसकी वजह से इसको कहा गया है पर्यावरण का शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वो है यूकेलिप्टस। लैनिटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल।
स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं और उनके उदाहरण हैं आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय। बहुत से जल आवास लैंटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहा जाता है इकोटोन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोत्तम तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्याविधि है जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी अस्थायी मिथ्याविद्या है। पारिस्थितिकी अस्थायी मिथ्यावयिता है। ये जिस आंदोलन का नारा है वो है चिपको आंदोलन। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? घास, टिड्डू, मेंढक और सर्प। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। देखो, दक्षिण भारत का जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है? एपिको आंदोलन है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उसे ऑटोट्रोपस कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है एजी टॉन्सले के द्वारा। सूक्ष्म जीव में मृत पौधे, जंतु और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं कहलाते हैं वियोजक डिकम्पोजर। परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है वो मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर है। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। देखो, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया वर्ष 1986 में। जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किए गए हैं दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्ग का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण एवं सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है पोषक चक्रण और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम्स, क्रस्टेशिया और हेरिंग। समपोषी, स्वयंपोषी, शाकाहारी और मांसाहारी उपभोक्ता। जैव देखो, इसमें कहता है कि जैव विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है पोषित। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला होती है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है। डायटम, स्वयंपोषी, क्रस्टेशियाई, शाकाहारी और मांसाहारी उपभोक्ता। जैव वानिकी बायोनोमिक्स के संबंध सही हैं। जैव वानिकी ये के संबंध में सही है। यह परिस्थितिकी का पर्याय है। ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, एक दिशी। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकता है ऊष्मागति के पहले नियम के अनुसार। देखो, जैव वानिकी अर्थात बायोनोमिक शब्द बायो और नोमिक शब्द से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव और जीवन से है, जबकि नोमिक शब्द का व्युत्पन्न इसका अर्थ है नियम और लॉ। बायोनोमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। जल किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जब किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पोषकों को सतह पर लाकर वह वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान धर्म पोषण रहित जल को सघन, ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। सर्वप्रथम ग्रहण पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीस ने किया था। पारिस्थितिकी नशे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने।
पारिस्थितिकीय पदछाप में माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। फुटप्रिंट्स। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं फुटप्रिंट्स। पारिस्थितिकीय पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों अर्थात जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता है से अधिक दोहन किया जाता है, वो बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह जल की सीमाओं एवं आग के कारण भौतिकी वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ हस्तांतरण ही कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। नवनीकरण, प्रवास, स्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी एफ क्लीमेंट ने। जैविक विविधता के नाश का कारण जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी और पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में ये खेती प्रचलित है और जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है झूम खेती। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र प्रदेशों में भी। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल थे। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सुंडालैंड। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट, म्यांमार, भारत सीमा और सुंडालैंड। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है उसको कहते हैं अनुक्रमण। जैव विविधता। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। ट्रैफिक मिशन ये सुनिश्चित करता है कि अन्य वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो प्रकृति के संरक्षण को। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN का। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी भी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था विटेकर ने। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को।
भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है वेस्टर्न घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के क्षेत्र हॉटस्पॉट माने जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। आनुवंशिक जातीय समुदाय परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया नॉर्मन मायर्स ने। जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई, 50 वर्ष से नहीं देखी जा रही, इसको विलुप्त माना जाता है। देखो इसमें किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच कर्मता, आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है ब्रॉड नीचे, व्यापक नीच। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN के द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियाँ सम्मिलित की जाती है रेड डाटा बुक्स में। रेड डाटा बुक्स अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है IUCN। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग में के अंतर्गत आता है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति ही नहीं है। वनस्पतिक उद्यान। क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पति और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में पृथक किया जाता है ex-situ संरक्षण के द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। उन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा और तापमान की किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, साइलेंट वैली, कश्मीर, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली अवस्थित है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको कहते हैं सोन चिरैया या महान भारतीय सारंग, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। साइबेरियन सारस और सेलेटी टिटहरी सोशेबुल लैपविंग जाति संकटग्रस्त श्रेणी में। कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी और एशियाई वन्य गंधा संकट के नज़दीक की श्रेणी में, जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटपन्न किस्म है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि पक्षियों की वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। देखो उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण, सड़कों का विस्तार, नगरीकरण और कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारक शामिल हैं जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता था। सिक्किम को वर्ष 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, वो है सिक्किम। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निश्चय रिजर्व।
देखो, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में आर्द्र क्षेत्र में, जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। वह चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवला देव है और बुलर झील है। ठीक है ना। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है उसमें चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवला देव है और बुलर झील है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची है और इस सूची में वर्तमान में भारत में शामिल स्थल है कुल 26 स्थल। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं भोज आर्द्र स्थल। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नमभूमि के वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। देखो, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक भिन्नता के क्षेत्र। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मा सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटित होता है प्रवालों की मृत्यु, जिनमें प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशन ने। जैव विविधता जिन माध्यम और माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई थी। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण और शास्य परागण। जैसे भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही इस पादप का महत्व है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च स्थूलता वाले ठंडे क्षेत्र में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है सीबक थोर्न। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। वह दवा है डिक्लोफेनेक सोडियम। देखो, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया और वह पक्षी था डोडो। मॉरिशस में टम्बलाकोट, जिसे टोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है टोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगू फ्लाइंग फॉक्स के चमगादड़ है। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ने वाला फ्लाइंग फॉक्स है चमगादड़। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। जैव विविधता दशक चल ही रहा है, अब खत्म हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। एक समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया जाता है। दिसंबर 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। वर्ष 2003 चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है और ये जैव चोरी को रोकता है तथा देश और परंपराओं और आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। देखो, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सीबक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा सविता को उत्पन्न करने के लिए किया था और रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को आकस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। और भारत में ये पौधा पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट है। ये डोगोंग नामक समुद्री जीव को एक विलोपन की कगार पर है। वह एक स्तनधारी मैमल। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है कि एक शाकाहारी समुद्री जानवर है ड्यूगोंग। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध संरक्षण दिया गया है डुगोंग को।
यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय सी काऊ भी कहा जाता है। ड्यूडोंग को 3 विभिन्न मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायत, स्पेसीज रिचनेस, वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसीज पाई जाती है, और स्थानिकता और आशंका बोध वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही है। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। यह संरक्षण संगठन की विश्वव्यापी भागीदारी है। ये महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है के रूप में ज्ञात और निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई है ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा। 2 महत्वपूर्ण नदी, जिसमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में है, दूसरे के नाम से जानी जाती है। दूसरी, जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, सुरक्षित क्षेत्र, और वह स्थल है भितरकनिका। प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल वन्य प्राणिकता और वनस्पति जगत की संकटग्रस्त स्पेसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स के संदर्भ में सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र योजनाएं चला रहा है। विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चला रहा है। साइट्स उन राज्यों को वैध रूप से अवध कर है जो उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। देखो, जैव विविधता, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि। जैव विविधता, जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 27/2004 में संपन्न हुई थी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि और जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों को जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु में कोई परभक्षी नहीं है, किंतु वह आवास विध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु है भारतीय वन्य गधा। IUCN और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। ये अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का परितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नाम की पहल के संदर्भ में यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित करती है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्र और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान और निर्देशन अधिग्रहण और निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। देखो, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में उस पशु में के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। वो पशु है भारतीय वन्य गधा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन जो हुआ था COP11, वो 8 से 9 अक्टूबर 2012 के मध्य हुआ था हैदराबाद, भारत में। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना, प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकती है जैव विविधता का संरक्षण करने और वन्यजीव पारिस्थितिकी की समुद्रधनशीलता के तक गरीबी कम करने में। सिंह पुच्छी बानर मेकॉक सिंह पुच्छी बानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। चीता को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। देखो, समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़ान गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का परिक्षेपण किया जा सकता है चमगादड़, भालू, कृंतक और रोडेंट में। टेम्परेट और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रियता और अवसन अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं हाइबरनेशन।
गिलहरियाँ, छुछुंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं रोडेंट के गण में। देखो, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताया है, उन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो उससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में। देखो, रोडेंट हो गया उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। पर्वतीय ग्रेडियंट्स में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतु में डुगोंग्स, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू और टेपियर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लो लॉरिस। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलोरस फ्लूजेंस है, वो है रेड पांडा। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो उससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि से पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भूक्षेत्र। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है। गुजरात में। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। वह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने और उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है वंदना शिवा। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य और कृषि हेतु पादप, आनुवंशिक संसाधन की विषम अंतर्राष्ट्रीय संधि और मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। देखो, हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। यूरोपीय संघ के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी बहुमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA। यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करता है तकनीकी और वित्तीय सहयोग। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन का। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में।
ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उपग्रह के वातावरण के ताप को अधिक बनाने में मदद करती है, उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फेरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबद्ध है यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन से। सही कथन है। क्योटो संधि वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवनकाल पर निर्भर करता है। गैस का वैश्विक तापमान विभव, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवनकाल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समायवी के दौरान इसका वैश्विक तापमान विभव का एक पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव पाया गया है 72। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चलित स्वयंचलितों की संख्या, विस्फोटक और अत्यधिक वन उन्मूलन है। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, सिंगापुर। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोत्पादित उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु संभावित स्थान हो सकते हैं परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निषेध शेल और गैस भंडार और भूमिगत गंभीर लवणीय शेल समूह। झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना प्रकाशित हुई थी वर्ष 2013-14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसांबा था। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है O2 गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो है जलवाष्प। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑर्गन। मई 2011 के विश्व बैंक के साथ उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। समझौता 10 वर्ष के लिए लागू होगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगा। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित योगदान करने वाला देश है चीन। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है वो है भूटान। वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव के नाम से के रूप में जाना जाता है वो है भूटान, कार्बन नेगेटिव देश। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया को जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कृषि, जुगाली करने वाले पशु से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है मीथेन। मीथेन CH4 गैस को कहते हैं मार्श गैस। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा वह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है पृथ्वी काल। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी काल अर्थ आवर्स।
जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है अर्थ आवर्स पृथ्वी काल। वे पदार्थ जो सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान देते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस नहीं है हाइड्रोजन, हरित गृह गैस नहीं है नाइट्रोजन। ठीक है ना। नाइट्रोजन भी नहीं है ग्रीन हाउस गैस, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। ये तीन तो जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम स्वरूप हिमनदी पर द्रवीभूत होने लगी है, समय से पूर्व आम में बैर आने लगा है तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगा है। वैश्विक ताप के असर से इंगित करते हिमनी पिघलना, सागरीय जल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि, वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका, वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था मार्च 21, 1994 को। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है वर्ष 2005 से। जापान के क्योटो शहर में हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1997 को। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 12 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था 5.2% की। देखो इसमें क्या कहता है कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान का सबसे पहले प्रभावित होता है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है $100 अरब। विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए विश्व के तापमानों पर आंकड़ों इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में। CDM के लिए सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध करता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां और प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकता है। स्वच्छ विकास मुक्ति कार्बन जमाव के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स विश्व बैंक। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव्स एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र में कमी करने को बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। यह सरकारी, व्यवसायी, नागरिक समाज, देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देश की उनके वन उन्मूलन और वन विनिर्माण उत्सर्जन कम करने आदि के प्रयासों को वित्तीय तकनीक देता है।
अब कार्बन जमाओं के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है। एनेक्स 1 विकसित देश और गैर एनेक्स 1 देश में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाओं और क्रियान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं एनेक्स 1 देशों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं के लिए गैर एनेक्स 1 विकासशील देश में किया जाता है क्रियान्वित। देखो, कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है तो विश्व पर इसका संभावित असर होगा। देखो, यूएनसीसीएफ क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। जैव विविधता अभिसमय का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधन जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध। कार्टाजेन प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उसमें मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल सही सुमेलित है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम शिखर सम्मेलन +5 1997। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो इसका जो है विस्तृत प्रभाव मान्यता घटित होती है। आईपीसीसी ठीक है ना, आईपीसीसी नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण हो जाएगा 1/6 भाग। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाती है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। 30% तक ज्ञात प्रजातियां। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसतन तापमान में वृद्धि देखी गई थी 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड। हाल के वर्षों में मानव गतिविधि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु इसमें बहुत सी वायुमंडल निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि समुद्रों में पादप प्लवन हाल के वर्षों में मानव गतिविधि के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो उसका प्रभाव होगा कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता झुकाव है। विषुव अयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित है। मिलुटिन मिलनकोविच ठीक है ना। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियाँ मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है, समोच्च बांध अनुपद समसस्य और शून्य जुताई। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। INDCC के लक्ष्यों में कानकुन सम्मेलन में प्रावधान किया गया था कि एक हरित जलवायु कोष का डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में स्थापना हुई थी GCF की हरित जलवायु कोष की। विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण सिद्धांतों की पद्धति में सहायता देने से आशय से बनी हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड
विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापमान को प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना हिम तत्व आइस कोर है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है आणविक ऊर्जा। ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि उससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलने के बाद वृद्धि होगी। समुद्र की सतह में ग्लोबीय ताप वृद्धि से विश्व में समस्त द्वीप डूब जाएंगे, मूंगे के। यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा। समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर संकट छा जाएगा नीदरलैंड पर। आईपीसीसी के अनुसार 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। उसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है समुद्री जल। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्रों में संभाव्यता वैश्विक तापमान में योगदान दे रही है। इसके लिए कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जाता है चावल की खेती से संबंध अवायवीय पारिस्थितिकी मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। एशिया पैसिफिक संघ सदस्यों के संबंध सही हैं। ये विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। विश्व के 48% हरित गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। ओजोन परत और क्षरण। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक है CFC। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस को ओजोन कहते हैं। ओजोन परत की दिक्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस है CFC हेलोजन नाइट्रस ऑक्साइड डाइक्लोरोएथिलीन हेलोन 1211-1301। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह ओजोन परत 1 जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में कम रहती है, सबसे कम। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन के परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। सूर्य में आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का। अधिक समय तक सूर्य में पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है DNA में आनुवंशिक परिवर्तन। ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्लोरीन फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय द्रवीय पदार्थ जो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ध्रुवीय भाग में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों पर। ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। ओजोन परत को मापा जाता है डॉब्सन यूनिट में DU में।
0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा लैंटम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। एक डॉब्सन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हास्यक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सोडियम फोन के निर्माण में, एरोसोल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों को पदार्थ है ओजोन रिक्तिकारक। CFC हेलेंस। वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है और ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों पर। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, CFC, हेलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्पादन पर रोक लगाई गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों को परिवर्तित हो जाते हैं, उसको ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल कहते हैं। फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वो होती है मेफ्रोन। फ्रिज में जो गैस भरी जाती है उसको कहते हैं मेफ्रोन। ठीक है, मेफ्रोन। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हेलो का पता लगाया गया था GW केंट मूर ने। मनुष्य में खांसी और सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है ओजोन का उच्च सांद्रण। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेता है ओजोन लेयर। जलवायु में प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, जंगल की आग। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधि पर प्रतिबंध। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था, झारखंड में। भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री जन और वन योजना का प्रारंभ किया गया था, झारखंड में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक औसतन वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार। विषुववृत्तीय वनों की अद्वितीय विशेषता और विशेषताएं हैं ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके निरंतर बितान बनाते हों, बहुत सी जाति और सह अस्तित्वों को अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमान हो। विषुववृत्तीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुववृत्त वनों में। ओजोन का अक्षय करने पर वाले पदार्थों के प्रयोग से पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट के मुद्दे को संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चमोली के रैनी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था गौरी देवी के नेतृत्व में। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है, वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यदि हम घड़ियाल और उनके प्राकृतिक आवास को देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना सही होगा वह है चंबल नदी। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो उसका निहितार्थ है कि उसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कातिपत उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस।
राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है वह 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है राष्ट्रीय उद्यान वर्गों को वर्गीकृत किया गया है। संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्रामीण वन, वृक्ष भूमि, ट्री लैंड्स। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग सैटेलाइट चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। नगरीकरण, जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग लाया जा सके, उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि इन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। देखो, विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को सेक्शन 1 खत्म हो गया, सेक्शन 2 फिर से आएगा।